गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे, जहां उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने असम के मनकाचे सेक्टर में बनाए गए एक निगरानी टावर से असम बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। अर्धसैन्य बलों के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री शाह ने सदर टीला शिविर में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी और सीमा पर बाड़ लगाने और नदी में गश्त जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत भी की। असम पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। बता दें कि 10 मई को असम में बीजेपी की सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, जिस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही गृह मंत्री कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के मंदिर में खालिस्तानी झंडा, ये मजाक तो नहीं, ना ही ये किसी कहानी का शीर्षक। जी हाँ, ये असलियत है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी विधानसभा परिसर के तपोवन धर्मशाला में खालिस्तानी झंडा मिला है। दीवारों पर पंजाबी में खालिस्तानी लिखा है। तब जनता टीवी ने इस पूरे मुद्दे को प्राथमिकता के साथ चलाया। तब प्रशासन जागा और इस मामले को लेकर जांच शुरू की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से सवाल जवाब किए तो पता लगा कि सारा मामला देर रात या फिर अंधेरे में किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। डीआईजी ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट के प्रदेश की सीमाओं पर नाका लगाने का आदेश दिया, यानी कि अब चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। होटल, सराय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश में बवाल अभी भी जारी है। सरकार पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है, लेकिन सरकार भी इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है कि इस मामले पर राजनीति ना करे। खैर जो भी हो, लेकिन इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल है। आखिर देश की पहली ई विधानसभा में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, क्या सिर्फ 4 पुलिस कांस्टेबल और 1 एसआई के जिम्मे पूरी सुरक्षा? आखिर लोकतंत्र के मंदिर के साथ ये खिलवाड़ कैसे हुआ? आखिर लोकतंत्र की मंदिर की दीवार पर खालिस्तानी कैसे लिखा गया? कोरोना वायरस फिर से कहर बरपा रहा है। गुजरात और ओडिशा में चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के एक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 तो वहीं ओडिशा के स्कूल में 64 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। बता दें कि अहमदाबाद में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोरोना के 24 मरीज मिले हैं। 178 को क्वारंटाइन किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने इस वजह से एनआईडी कैंपस को छोटा कंटेनमेंट जोन बना दिया है। एनआईडी के 2 छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात के शिक्षण संस्थान में दूसरी बार कोविड ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले गांधीनगर के गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पिछले महीने 162 कोरोना मरीज मिले थे। हालांकि अब जीएनएलयू कोविड फ्री हो गई है। वहीं गुजरात के साथ साथ देश के दूसरे राज्य भी कोरोना के बढ़ते केसों से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3207 नए केस सामने आए हैं, जो कि कल से 7% कम है। वहीं जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की मौत हो गई है, जो कि चौथी लहर का संकेत दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बाद अब आगरा का ताजमहल भी चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि मालूम चल सके कि इसके भीतर देवी देवताओं की मूर्ति और शिलालेख हैं या नहीं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। ताजमहल जितना खूबसूरत है, उतने ही विवाद इसके साए में पल रहे हैं। 1666 में शाहजहां तो मर गया, मगर विवाद जिंदा रह गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत दी जाए कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या नहीं। हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रिपोर्ट दायर करे।
टू स्टोरी ऑफ ताज किताब लिखने के बाद से ही ताजमहल को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। इस किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने के बड़े दावे किए गए हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों से भटकने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तानी झंडे। इन खालिस्तानी झंडों के देखे जाने के बाद से जहां एक और लोगों में रोष नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में हर छोटी बड़ी घटना की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार दावा कर रही है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आ रही। जहां एक और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो साथ ही साथ सरकार की ओर से इसका दोष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी मढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लोगों के बीच एक ये भी चर्चा चल रही है कि क्या सच में इन दोषियों को पकड़ा भी जा सकेगा या फिर नहीं। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के झंडे लगने से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए कि राजनीति ना करते हुए हिमाचल प्रदेश में शांतिप्रिय माहौल बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से खालिस्तान अपना सिर एक बार फिर ना उठा सके। अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर केंद्र बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा अंबाला कैंट पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया। नड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। अटल कैंसर केयर अस्पताल पर करीब 72 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 42 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं। इसके साथ ही करीब 30 करोड़ रुपए भवन निर्माण और अन्य सामान पर खर्च किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान संबोधन में कहा कि प्रदेश की सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम ने अटल कैंसर केयर अस्पताल के साथ ही मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए भी 100 लोगों की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि प्रदेश में कैंसर के तीसरी और चौथी स्टेज के जो मरीज हैं, उनको 2500 रुपए पेंशन हरियाणा सरकार देगी। इस दौरान जेपी नड्डा ने भी हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार का विजन है 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। आज के कार्यक्रम में गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में समान विकास की बात करते हुए कहा कि अंबाला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हर क्षेत्र में सरकार ने एक समान विकास किया है। काबिले गौर है कि अटल कैंसर केयर अस्पताल की नींव 2018 में रखी गई थी और अब 4 साल बाद बनकर ये तैयार हो गया है। इसके उद्घाटन के बाद से ही अब यहाँ पर कैंसर के ग्रस्त मरीज आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में जगाधरी में भी एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान कार्यक्रम भी चलाया गया। इस अंबाला लोकसभा के संगठन मंत्री आदर्श पार्क द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हरियाणा प्रभारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आज हम किसी भी व्यवस्था की बात करें तो ये सरकार हर व्यवस्था में फेल है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, आज बेरोजगारी की बात हो या महंगाई की बात हो, हर प्रकार से सरकार फेल है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के अंदर भी जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी लिप्त है और कई बार उन्होंने कहा कि 25 बार पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके चलते जो बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही युवा ओवरेज होते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार खुद गुंडागर्दी करती है और गुंडागर्दी को रोक नहीं पाती है। वहीं तजिंदर बग्गा मामले के पर भी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस और
हरियाणा पुलिस को कोर्ट ने लताड़ा है, उससे साफ पता चलता है किस प्रकार से हरियाणा पुलिस द्वारा दादागिरी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, जिसको लेकर 29 मई को जो कुरुक्षेत्र के अंदर रैली होने जा रही है, अब बदलेगा हरियाणा। लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं और हरियाणा के अंदर जो है अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। और एक ये जो रैली है, एक विशाल रैली होगी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान था कि 1.5 लाख लोग इसके अंदर आएंगे, लेकिन अब लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर लगता है कि इसके अंदर 2.5 लाख से लोग अधिक आएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बर्थिंग विंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर जच्चा बच्चा केंद्र का अवलोकन करते हुए नितिन गडकरी ने वहां मौजूद अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने कई जच्चा बच्चा से बात की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि किसी बच्चे को जन्म देना महिला के लिए सबसे सुखद अनुभवों में से एक होता है और उन्हें विश्वास है कि जिस तरह की तकनीक इस अस्पताल में अपनाई जा रही है, निश्चित तौर पर एक समय में भारत की सर्वश्रेष्ठ तकनीक साबित होगी। इस मौके पर नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में केवल ऑपरेटर ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे भाई और पिता पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा कि पीड़ित ने दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई है। वहीं आरोपी ने 3 राउंड फायरिंग किए थे। गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लग पाई। वहीं पीड़िता बुजुर्ग सुनीता का कहना है कि आशीष और अनुराग नाम के उनके 2 बेटे हैं। दोनों ही केवल ऑपरेटर का काम करते थे। कुछ दिन पहले आशीष और अनुराग के बीच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। आज अनुराग उनसे मिलने के लिए घर पहुंचा तो आशीष ने उन पर फायरिंग कर दी। उसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। के मैडम स्थित वार्ड नंबर 15 में बिजली के पोल लगाने को लेकर हंगामा है। कहा जा रहा है कि बिजली बोर्ड विभाग द्वारा वार्ड नंबर 15 में एक निजी स्कूल की बैग में बिजली के पोल लगाकर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। जैसे ही बिजली विभाग की टीम और कर्मचारी मौके पर पहुंचे पोल लगाने के लिए, तो निजी स्कूल की संचालिका ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि निजी स्कूल संचालिका का कहना है कि वो उनके स्कूल के पास जो पोल है वो नहीं लगा सकते, जिसको लेकर पूरा जो वार्ड है वो इकट्ठा हो गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वार्ड वासियों का कहना है कि जिस प्रकार से बिजली की समस्या चली आ रही है, पिछले काफ़ी समय से उन्होंने बिजली बोर्ड में यहाँ पर नए पोल लगाकर एक ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की थी। आज सुबह जैसे ही बिजली बोर्ड के कर्मचारी पोल और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आए, तो पार्थ पब्लिक स्कूल जो निजी स्कूल है उसकी संचालिका व उनके अध्यापकों ने ये विरोध प्रदर्शन कर दिया कि उनके स्कूल के पास जो पोल है वो नहीं लगाए जा सकते। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार से वार्ड वासियों की जो मांग थी वो ये थी कि यहाँ पे पोल लगाए जाए ताकि ट्रांसफार्मर लगाया जाए। बिजली बोर्ड अधिकारी लोगों का कहना है कि उन्होंने एस्टीमेट लगाकर यहाँ बिजली के जो पोल है वो लगाने हैं। ये जो पूरी जगह है, ये रास्ता है, ये नगर पालिका के अंदर आता है। स्कूल में इसका किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। स्कूल की संचालिका है जो ज़बरदस्ती दादागिरी कर रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा और काफ़ी देर के बाद है पुलिस प्रशासन की अगुवाई में उस सड़क पर जो पोल गाड़े गए हैं। रोड स्थित आईटीआई के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 20 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी लोग खरखोदा से करनाल के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे और सभी जो लोग हैं वो सड़क बनाने का काम करते हैं, सभी मजदूर हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल सभी को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज काफ़ी संख्या में जुलाना में इकट्ठे होकर किसान जो है तहसील कार्यालय में पहुंचे और एक ज्ञापन तहसीलदार के नाम दिया। इन किसानों का कहना है कि पिछले दिनों ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनकी जो फसलें थी धान की गेहूं की वो ख़राब हो गई थी और इसके साथ साथ
पिछले दिनों आगजनी से भी गेहूं की फसलों में आग लग गई थी, जिससे उनकी काफ़ी संख्या में गेहूं की फसल जो है नष्ट हो गई थी। उन्हीं के मुआवजे को लेकर काफ़ी संख्या में आज किसान जो है तहसील कार्यालय में इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन के माध्यम से जो है सरकार को चिताया। अगर एक हफ्ते में उन्हें खराब हुई जल से फसलें और आग से जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा अगर एक हफ्ते तक सरकार ने उन्हें नहीं दिया तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। उनका कहना है कि जुलाना तहसील कार्यालय में वो लोग ताला लगाकर यहाँ पर धरना शुरू कर देंगे। ये कहना है उन किसानों का जो आज काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर जुलाना की तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपने का काम किया था और कड़े शब्दों में सरकार को चिताया है कि एक हफ्ते में उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो जुलाना तहसील कार्यालय के अंदर ताला लगाकर वो लोग धरना शुरू कर देंगे। नालागढ़ के तहत जोगों चौकी में एक होमगार्ड का जवान जिसका नाम परमजीत सिंह था, बीती 23 मई को एक सड़क हादसे के दौरान जब ड्यूटी के काम से नालागढ़ की तरफ आ रहा था तो अचानक उसकी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। परमजीत सिंह अकेला ही अपने परिवार का गुजारा करता था और होमगार्ड की नौकरी से ही उसके पूरे परिवार का गुजर बसर चलता था। परमजीत सिंह की मौत हो चुकी है और उसके परिवार के पालन पोषण और आर्थिक तंगी का संकट परिवार पर मंडराने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष जगपाल राणा की ओर से एसडीएम के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग उठाई गई है। अब देखना यही होगा कि कब सरकार इस पीड़ित परिवार की मदद करती है और कब इस परिवार को मंडराने वाले खतरों से निजात मिलती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ने जो है गड़बड़ ले ली है। करीब 12 बजे यहाँ पर मौसम ने जो है अचानक से गड़बड़ ली है। लगातार आसमान में जो है सुबह से ही बादल देखने को मिले, जिसका असर जो है दोपहर में देखने को मिला और यहाँ पर बारिश के साथ साथ करीब 1 घंटे ओलावृष्टि भी देखने को मिली। ऐसे में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहरी राज्यों से जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग जो है पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनको जो है गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आए। वही जिस तरह से शिमला में बारिश हुई है, इसके साथ ओलावृष्टि हुई है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटन यहाँ पर घूमने आ रहे हैं उन्हें भी दिन के समय जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी होती थी शिमला में, वो आज देखने को नहीं मिली है। ऐसे में तापमान में जो है काफी गिरावट दर्ज की गई है। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम आज साफ बना रहना था, लेकिन मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां के लिए कुछ भागों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 11 मई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर जो है आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के गेट के बाहर, जहां खालिस्तानियों द्वारा जो है पिछले कल जो है इस गेट के ऊपर जो है खालिस्तान के झंडे लगा दिए थे और इसी के साथ ही दीवारों पर भी खालिस्तान लिख दिया था। आप मेरे पीछे ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। एसपी के दिशा निर्देशों के बाद जो है अब इस गेट पर जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और वहीं ये पुलिस बल जो है इस विधानसभा परिसर के चारों ओर तैनात है और इस पुलिस बल द्वारा जो है 24 घंटे जो है इस विधानसभा भवन की जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए कि कौन लोग थे जिन लोगों ने जो है इस विधानसभा के गेट पर आकर जो है खालिस्तान के झंडे लगाए थे और दीवारों पर भी खालिस्तान लिखा था, उनकी जांच तो उनको पकड़ने के लिए जो भी है पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी लगातार निकाल रही है। और वहीं एसपी कांगड़ा का भी ये कहना था कि अगर इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज से कुछ निकल के सामने आता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये बिना अज्ञात लोगों द्वारा खालिस्तान के जो झंडे लगाए गए थे उन पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में हाई अलर्ट का एक नोटिफिकेशन जारी होता है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात की पुष्टि करते हैं और साथ में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस के मुखिया संजय कुंडू, डीजीपी संजय कुंडू द्वारा भी एक नोटिफिकेशन सभी जिला के एसपीओ को भेजा जाता है। उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आप लोग पंजाब बॉर्डर जो हैं उनकी सीमाओं को सील करें और साथ में जितनी भी गाड़ियां पंजाब से हिमाचल की ओर आ रही हैं उनकी चेकिंग करें। पर लेकिन अगर आज ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक गगरेट होशियारपुर मार्ग पर जो बॉर्डर है वहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगर सुबह की बात करें, सुबह 10 बजे हम महतपुर बैरियल पर थे तो वहां भी
रूटीन जो पुलिस का एक जो अधिकारी, एक जो कर्मचारी है वही रूटीन की तरह अपनी ड्यूटी देता हुआ नज़र आया। वहाँ भी जो सुरक्षा के हैं पुख्ता सबूत जो हैं वो कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। उसके साथ साथ मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो मार्ग आप देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन हर 10 सेकंड के बाद एक गाड़ी यहाँ से धर्मशाला की ओर चिंतपूर्णी ज्वालाजी होते हुए पहुँचती है। तो कितनी सुरक्षा यहाँ पर हो रही है उसको लेकर विभाग को सोचना चाहिए। विभाग ने क्या अब आगे की रणनीति बनाई है ये तो विभाग जानता है, पर लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी तक पुलिस सुरक्षा को लेकर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।